ऑडिबल। ऑनलाइन बच्चे मैं ऑडिबल। एक बार कंफर्म कर। ऑनलाइन बच्चे मैं ऑडिबल। ऑनलाइन बच्चे कुछ तो बोली आज। ऑनलाइन बच्चे कुछ। वॉइस क्लियर है। ऑनलाइन बच्चे clear। उधर से नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनका कोई डाउट रहेगा तो डाउट फिर नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि डाउट रहेगा ही। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, आई थिंक हम लोगों ने ये कर लिया था ना, ये क्वेश्चन हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, है ना, कि मेंस 24 का और 23 का, मेंस 25 एंड 24 का। ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें या हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन एक्सप्लेन करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अपन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज नॉट इन आवर सिलेबस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने सिलेबस में नहीं है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, वीबीटी और सीएफटी की बात करने वाले हैं। ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फंडा ये होता है, समझना है, नोट डाउन भी करिएगा, कि वीबीटी में होता क्या था, हाइब्रिडाइजेशन होना है। क्या होना है, हाइब्रिडाइजेशन। एक बार लॉजिक समझ लो, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा आपको, है ना। तो वीबीटी का स्टेटमेंट ये आया कि लिगेंड आएगा, अपने साथ क्या लाएगा भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाएगा, है ना। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। कैसे याद रखोगे, लिगेंड आता है, अपना लोन पेयर लाता है, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर दे जाता है ना। बट ये जो मेटल है ना, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लॉजिक ये है कि लिगेंड आएगा भाई, लोन पेयर कहाँ देगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। बट मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसीज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ लिखना है, अकॉर्डिंग टू वीवीटी complex compound are formed when ligand donates its lone pair into vacant orbital of metal cation or atom, है ना। But before this, these orbital equalize its energy by the intermixing of atomic orbital known as hybridization. Known as hybridization. बॉन्डेड ऑर्बिटल में, यहाँ पे वो है वैकेंट में हो जाता है। अब नॉन बॉन्डेड, बिना बॉन्डेड का भी हाइब्रिडाइजेशन होता था स्पेशल बॉन्डिंग में, अगर याद करो तो आप, है ना। जहाँ पे बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड बनता था, वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो नोट डाउन करिए ना, बैलेंस बॉन्ड करिए, मैं बोल भी दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू वीवीटी complex compound are formed according to VVT, complex compounds are formed when ligands donates its lone pair into vacant orbital of metal cation. According to VVT, complex compounds are formed when ligand donates its lone pair into vacant orbital of metal cation or atom. But before this, but before this, these orbitals equalize its energy. But before this, these orbitals equalize its energy by the intermixing of atomic orbital known as hybridization. Known as hybridization. Known as hybridization. है ना। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन में ना, मैंने नोट में एक पॉइंट लिखा है कि जब भी अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें, या फिर ज्योमेट्री की बात करें, या फिर मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये तीनों ही कंडीशन है ना, वो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है ना। अब लिगेंड कितने वैरायटी के होते हैं, दो वैरायटी के होते हैं, है ना। हमें क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना पड़ता है।
ठीक है। तो हम वो आपको याद नहीं करवाने वाले हैं आपको, है ना। आपको जस्ट ये याद रखना है कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये 7 लिगेंड है ना, इनका नेचर स्ट्रांग होता है। ये 7 लिगेंड है, इनका नेचर स्ट्रांग होता है ना। एक दो कंडीशन और कहीं कहीं पे हमें स्पेशल केस में याद रखने पड़ते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी रहेंगे वो वीक होंगे। और उनको भी हम कैसे याद रखते हैं, लॉजिक समझना। तो ऑर्गेनिक का फंडा अगर याद करते हैं थोड़ा सा, न्यूक्लियोफिलिसिटी याद है ना आप लोगों को। तो अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स रहते थे, मान लो कि कार्बन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है। इन चारों में कौन सा एटम अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है, जिसका निगेटिविटी कम रहे, जिसका निगेटिविटी कम रहे, है ना। तो जिसका होल्डिंग टेंडेंसी कम रहेगा उसका डोनेशन टेंडेंसी बेटर। तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं ना, उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन एंड नाइट्रोजन फिर लोन पेयर अगर दिख रहा तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि इनका निगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन एंड हैलोजन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लॉजिक क्लियर। हैलोजन का निगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दोनों क्या होंगे, पुअर डोनर या वीक डोनर, है ना। जहां कार्बन और नाइट्रोजन रहेगा डोनर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन जनरली ये 7 हैं, क्या क्या है देखना समझना है। ये कार्बन डोनर दिख रहा है, ये भी कार्बन डोनर, बाकी के 5 नाइट्रोजन डोनर दिख रहे हैं, है ना। देखा, अमोनिया नाइट्रोजन डोनर, पाइरिडीन नाइट्रोजन डोनर, इथाइलिन डायमाइन नाइट्रोजन डोनर, CH2 दोनों तरफ NH2 लगा हुआ। डाइपाइरिडीन ये भी क्या है, नाइट्रोजन डोनर। NO2 नाइट्रोजन डोनर। साइनाइड इज कार्बन डोनर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कार्बन डोनर। NC माइनस यही रहेगा कहीं, है ना। इसमें भी NC में कौन सा डोनेट करता है, N डोनेट करता है ना। तो इनके कहीं ना कहीं पे दिखने वाले हैं आपको NC। ठीक है। देखो NC जो होता है ना, जनरली हम ये बोलते हैं जो पार्टिसिपेशन होता है ना, वो कार्बन के बेटर डोनर साइट है, इसलिए कार्बन के रेफरेंस में बेटर मिल पाता है अपने को कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसलिए वो साइनाइड ही देता है। ठीक है। बट अगर कहीं पे NC भी लिखा हुआ आ जाए ना, तो वो भी नाइट्रोजन डोनर है ना, उसको भी आप स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड की तरह ही कंसीडर करो। क्लियर। ये लिख लिया भाई सबने? क्या क्या चला, तो उसको उसको ऊपर चढ़ के वो ऑन करना पड़ेगा, है ना। समझ गया वो। आज वो नहीं आया मेरा दोस्त प्रियांशु, उसका साला। अच्छा, कल का टेस्ट तो आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं, क्या है, कौन सा है? सेमी मेजर है, अच्छा। अब उसके टेस्ट तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, अब अच्छे से देना है टेस्ट। देता है कि नहीं जाके? तो मैं भी उनके लिए बना रहा हूँ, तो भेज दूंगा पेपर, दे देना टेस्ट फुल लेंथ। फिजिक्स अलग से मिल रहा है, केमिस्ट्री इधर से मिल रहा है, मैथ उधर से मिल रहा है। इसलिए होगा पेज 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस, हर एक सर पेज का कम से कम 5-5 पे। हाँ बोल, ये लिखिए ना भाई। सर नोमेनक्लेचर का कुछ पार्ट बाकी था। किसका पार्ट बाकी था? नोमेनक्लेचर का। क्या बाकी था नोमेनक्लेचर का पार्ट? सर आप उस दिन बोले ना कि अच्छा, सिर्फ लास्ट का जो 15 मिनट है ना भाई, उसमें मैं करवा दूंगा आधे घंटे में। ठीक है सर। नोमेनक्लेचर वाला, ठीक है, याद दिला देना, सही है। नहीं तो कल करवा दूंगा। नोमेनक्लेचर हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, तो नोमेनक्लेचर थोड़ा सा बाकी था, आप लोग के साथ मर्ज हो गया था ना क्लास, तो नया टॉपिक स्टार्ट किए थे। चलिए मैं नोमेनक्लेचर करवा दूंगा भाई। स्टार्ट करने से पहले बोलते तो नोमेनक्लेचर ही कर लेते, है ना। अब देखिए, VVD के ना कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। पहला पॉस्टुलेट्स है कि जब भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो मेटल के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है।
दैट मीन्स जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो पेयर्ड हो जाते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एटम और मेटल कैटाइन चेंज हो जाता है, मतलब पेयरिंग होगा। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग विल अकर्स। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग विल अकर्स, है ना। बट अगर कहीं पे वीक फील्ड लिगेंड रहा ना तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता, तो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकेंड पोस्टुलेट से इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड या weak field ligand does not change configuration of metal cation or atom, हाँ चेंज नहीं कर पाता है। एंड तीसरा पॉइंट है भाई, नहीं देगा लेकिन पावर कम रहेगा, है ना, मतलब पेयरिंग नहीं होता ना। पोस्टुलेट्स मतलब एजम्पशन है भाई, इसने अज्यूम किया कि ऐसा होता है ना। आगे इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? सीएफटी। कौन करेगा? सीएफटी की पेयरिंग के पीछे लॉजिक क्या है और नॉन पेयरिंग के पीछे लॉजिक क्या है, तो सबका लॉजिक मिलेगा। बीबीटी ने कुछ पॉइंट बोला है, कुछ कंपाउंड को इसके थ्रू अपन एक्सप्लेन करेंगे, बट मैक्सिमम ऑफ द कंपाउंड यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है ना, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीएफटी पढ़ना पड़ेगा। अब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसका नेचर क्या होता था? पैरामैग्नेटिक। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो वो क्या होता है? डाईमैग्नेटिक। कैसे निकालते थे? मैग्नेटिक मोमेंट से। म्यू म्यू इक्वल्स टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू बोरोमैग्नेटॉन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। पर तो कर ही लिए थे ना, नोट का पॉइंट हो गया था। चलिए नोट डाउन करिए इसको, इस पॉइंट को नोट डाउन करना है ऑनलाइन बच्चे। थर्सडे तक खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, है ना। फिर बचा क्या अपना? मेटलर्जी, डीएनएफ थोड़ा सा, और इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में तो पीवाईक्यू ही डिस्कस करना है, और तो कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत नोट्स में दे दूंगा आपको 4-5 पेज का, ज्यादा नहीं, ठीक है। इन्वायरमेंटल पढ़ के जाना, जेईई मेंस में एक आता है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहता है फ्री का। पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन उठा के दे देगा, पीवाईक्यू से ही कोई क्वेश्चन उठा के दे देगा, क्योंकि भाई जो एनाल्जेसिक है वो एनाल्जेसिक ही रहेगा, अगले साल तो चेंज नहीं होगा ना। जो एंटीपायरेटिक है वो एंटीपायरेटिक ही रहेगा, है ना। पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल ही रहेगा ना। 2026 में भी वही था, 25 में भी वही है, ठीक है। एस्पिरिन वही रहेगा, है ना। तो वो सब आपको थोड़ा बहुत देखना है स्ट्रक्चर। कभी कभार पैरासीटामोल से पूछ लेता है भाई कितने कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये सब जब तक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आइडिया नहीं रहेगा नहीं बना पाओगे। ग्लोबल वार्मिंग का जो भी कौन कौन गैस रिस्पॉन्सिबल है ना, वो सब तो पूछता है आपसे, है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है, ये सब पूछता ही। और अभी दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है तो पूछेगा ही पूछेगा, सही में पूछेगा वो सब, देखना कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। तो वो सारे टॉपिक ना आपको छोड़ के नहीं जाने जहाँ पे सियोरिटी है। 2 घंटे में खत्म हो रहा है पूरा चैप्टर, और कंफर्म है जो पढ़ोगे उसी से आएगा। क्या क्या फिर से बोलिए? वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? इक्विलिब्रियम पढ़ लेना अच्छे से। थर्मो थर्मो का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। काइनेटिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है, 2 क्वेश्चन। हर बार 2 क्वेश्चन रहता है। काइनेटिक्स 2 क्वेश्चन कम से कम, एक फर्स्ट ऑर्डर फिक्स, एक आरएनएस इक्वेशन। इस बार उसमें थोड़ा कम करेगा, है ना। तो काइनेटिक्स पढ़ना है आपको, थर्मो पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना ही पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना ही पढ़ना है, इलेक्ट्रो सॉल्यूशन से एक एक। कितने हो गए? इलेक्ट्रो एक, सॉल्यूशन एक, ये तो कंफर्म है, कम से कम एक तो देगा ही देगा दोनों से, है ना। इस बार इलेक्ट्रो के चांस ज्यादा है क्योंकि पिछली बार सॉल्यूशन ज्यादा पूछ लिया था। हाँ सर, गंदा नहीं होता, आसान ही तो है कैलकुलेशन यार, इसका लॉजिक समझने हैं। कभी कभी तो वो तो देगा ही भाई, कुछ ना कुछ तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा देगा जिसमें बच्चे फंस के रह जाए, देगा ना। तो वो कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएंगे ना अच्छे से। तो आपको वही करना है। अब 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन गए होंगे अभी तक। 3 कोऑर्डिनेशन हो गए, 3 बॉन्डिंग ले लो, दोनों मिला के 5 कम से कम। ये तो ले ही के चलो। ब्लॉक केमिस्ट्री का भी एक बॉन्डिंग में ही कंक्लूड कर लो आप। 6 क्वेश्चन यहाँ से आया, 2 क्वेश्चन पीरियोडिसिटी से आ गया, 8 तो हो ही गया।
2 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पूछता है, मैं 2 ही कंसीडर कर रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा इजीली। बाकी 15 के लिए पूरा सिलेबस पढ़ो, है ना। 10 तो यहाँ से कंफर्म है, आएगा ही आएगा। बाकी 15 के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे ना इतने दिन में। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8, 19, 20 अटेम्प्ट करने हैं आपको केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में 20 में 20 सही हो जाएंगे। जब 21 अटेम्प्ट करोगे तो 20। अब ऐसा टफ पेपर आएगा तब भी 20 मत कर देना अटेम्प्ट, है ना, पेपर का लेवल देख के। अब नहीं पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन टफ ही लगेगा, ये भी कंडीशन है ना। तो सबके लिए टफ लगना चाहिए। चलिए, अब ये लॉजिक हम सीखते हैं, जैसे समझना है। 1 मिनट के लिए बहुत बोर्ड पे कंसंट्रेट करना, ध्यान से देखना। NH3 क्या था? नाइट्रोजन डोनर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया पे चार्ज क्या होता है? 0। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज किया है +3। दैट मीन्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। क्या होता है? 4s2 3d7। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपने को। कोबाल्ट इज 4s2 3d7। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। पहले कहां से निकालोगे? 4s से। अभी ये कर लेते हो, पेपर में फिर गलती कर देते हो ना। जिसका n का वैल्यू हायर वहीं से पहले निकलता है। जिसका n का वैल्यू हायर, ये अभी कर लोगे, पेपर के टाइम में ना आप अलग केमिस्ट्री लगा देते हो, लॉजिक अलग हो जाता है पेपर के टाइम में ड्यू टू टेंशन। सही बता रहा है, ये सब सिली मिस्टेक है ना। तो 4s2 में 4s0 हो गया, 3d6 हो गया। 3d6 को कैसे अरेंज करेंगे? हंड्स रूल लगाएंगे, एक एक एक, बाद में एक आ गया पेयरिंग, है ना। हम किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। कैसा नेचर है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या पढ़ा बीबीडी में? पेयर कर देगा। क्या पढ़ा? पेयर कर देगा। तो जितने भी अनपेयर्ड है ना, इसने सबको पेयर कर दिया। कर दिया पेयर, कोई टेंशन अभी नहीं है। कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 6। 6 लिगेंड के लिए कितने डब्बे चाहिए खाली? कितने ऑर्बिटल? 6 चाहिए अपने को, है ना। 2 यहाँ पे खाली दिखा, एक 4s का खाली है, 3 4p का खाली है ना। कितने कितने वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6। कौन कौन से? D2sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑलवेज ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कुछ? नहीं है। n का वैल्यू 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0। मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक। अब लॉजिक समझना, इनर और आउटर क्या होता है समझना है। अगर s के पहले d लिखा हुआ मिले तो वो इनर होगा। S और P के पहले D लिखा हुआ मिले तो इनर। कुछ याद मत रखना, SP के बाद D लिखा रहा तो आउटर। अगर D S और P के पहले लिखा रहा तो इनर, है ना। D बाद में लिखा रहा तो आउटर। D पहले लिखा रहा तो इनर, D बाद में लिखा रहा तो आउटर, है ना। इनर को अपन इनर्ट भी बोलते, क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। लॉजिक क्लियर? तो मैंने नोट में लिख भी दिया है ताकि आप पढ़ोगे ना तो टेंशन ना हो कि हाइब्रिडाइजेशन D इज रिटन बिफोर S and P, देन इट विल बी ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर D बाद में लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई कंफ्यूजन? पक्का भाई समझ में आई है? क्यों पेयरिंग की? इसका लॉजिक समझ में आया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता तो पेयरिंग नहीं कराते, है ना। फिर कहाँ से शेयर बटन कहाँ देते हैं? SP और D का, है ना। फिर वहां पे sp3d2 हो जाता है। पढ़िए इसको, लिखिए आराम से, टेंशन फ्री होके। ऊपर यही है। मेरे से बोलना। अच्छा, छूट गया? देखना भाई, ये पीछे ये है, आराम से रखना। पावर बढ़ गया? ऐसे नहीं हो रहा है, टैब ज्यादा चला रहा हूँ शायद। लाइट बंद करके फोन या टैब मत चलाया कर, अगर चला रहा है तो फिर वो जीरो पावर ग्लास लगा लेना। ब्लू रे कट, है ना। मेरा भी बीच में पूरा धुंधला हो गया था, तभी तो लगा के लिख रहा था, अभी फिर नॉर्मल हो गया। बता रहे हो सब आएगा, सब पता है, क्या टेंशन है।
लिखना है भाई, ये सबने लिख लिया ना? सब नहीं होता है, वो शुरू वाले जो रहते हैं ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है ना, जो इसके नियर बाय आगे पीछे वाले रहेंगे ना, उसमें थोड़ा टेंडेंसी बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के रीजन से। सब में नहीं होता है स्पेक्ट्रोकेम। जैसे ऑक्सीलेट होगा, क्या होगा? ऑक्सीलेट होगा, है ना? जो चिलेटिंग रिएजेंट है ना, उसमें एनसी से भी ज्यादा हो जाएगा उसका। हाँ ऐसा है, एडवांस का क्वेश्चन है, करवाएंगे, टेंशन मत ले। ये तो लगता तो ये सात्विक तो दे ही देता होगा ना। नहीं तो ये तो तू तो ग्रुप में है ना, तो ये तो हम सब कुछ जो भी चीज हाइड है ना, कुछ भी हाइड नहीं किया हुआ है, सब कुछ नोट पे खुद के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये तेरे को कहीं तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो नोट का पॉइंट है ना, ये तेरे को कहीं लिखा नहीं मिलेगा। कि कैसे पहचानोगे? डी पहले तो इनर, डी बाद में तो आउटर। ये समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते, वो लास्ट में बस नोट मांगते हैं। तो कम से कम गलती से कभी पेज पलट लिए, अगर पढ़ लिए तो सही है। बाकी 80% बच्चे तो बस नोट कलेक्ट करते हैं सब जगह का। उनके पास फिर बाद में इतना सारा नोट हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, और इसी चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाता है। क्या? सही बता रहा हूँ ना? हाँ वही रहता है ना, नोट कलेक्ट करने से पूरे हो जाएगा। हाँ। और मान लीजिए कोई बच्चे ये क्लास अटेंड नहीं किया, डायरेक्ट नोट पढ़ेगा, क्या समझ में आएगा बता? नहीं आने वाला ना। कहीं भी किसी का भी नोट्स अगर पढ़ोगे, अगर आप फिजिकल क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं समझ में आएगा। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हो तो समझ में आ जाएगा। 100%। 100% बोल रहा हूँ अभी, है ना? उन्हें 100% हो जाएगा। जैसे कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, उनको सारा लॉजिक कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं भाई। हम्म, आगे पीछे करके थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि हाँ ऐसा होता है, कुछ कंसेप्ट लगा के। आई थिंक ये ऊपर का डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा शायद, है ना? बना लिए ना? ये नोट के पॉइंट तक पहुंच गए हो? आप लोग इसको ट्राई करोगे, COF6-3। नहीं देखा, अब तेरा जो कंसेप्ट गड़बड़ था ना, वो भी सही हो जाएगा। तूने बोला कोबाल्ट में सब कुछ क्या होता है, पेयरिंग होगा, इसलिए मैं एग्जांपल लिया। रहता है एक टेंशन, है ना? सब में नहीं होता। अब COF6 में लिखा हुआ है कोबाल्ट क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, है ना? तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन +3 क्या है? +3। अब क्या होता है, वीक फील्ड, पेयरिंग होगा नहीं होगा, पेयरिंग होगा नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन पहले डब्बे की जैसा ही रहेगा, है ना? अब पेयरिंग अगर नहीं है तो मेरे को 6 ऑर्बिटल चाहिए, मेरे को 6 ऑर्बिटल चाहिए, चाहिए ना भाई? तो 6 क्या क्या मिला? एक 4 का S मिला, फिर 4 का P मिला, और 4D है ये, 5 कैसे? ऐसा मत करे भाई। तो 4D हो गया ना, तो ये बनेगा sp3d2। स्टेप कैसा होगा? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने थे? 4 थे। तो जितना एन का वैल्यू होता है ना म्यू, उसी नंबर पॉइंट समथिंग होता है। यही था ना? जो एन का वैल्यू रहेगा, म्यू का वैल्यू डेट नंबर पॉइंट समथिंग, है ना? कैलकुलेशन भी नहीं करना है। 1 है तो 1.73, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग। ये हमेशा ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे भाई, अब इसको बोलेंगे इनर या आउटर। डी कहाँ लिखा है? बाहर की तरफ, तो क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड आउटर ऑर्बिटल के लिए लेवाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवाइल। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनका नेचर लेवाइल कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करेंगे, मतलब sp3d2 हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन, गलती करवा सकता है। अगर पूछ लिया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर लेवाइल कॉम्प्लेक्स। लेवाइल मतलब sp3d2, लेवाइल मतलब sp3d2, इनर्ट मतलब d2sp3, इनर्ट मतलब d2sp3, लेवाइल मतलब sp3d2।
ठीक है, तो उधर वाला टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे ना, वहां पे ये क्वेश्चन आ जाएगा। जहाँ गलती कर सकते हो, है ना, ये बता रहा हूँ। बारबेक्यू। इनका भी तो पेपर अपलोड हुआ है कल, AITS का मैसेज आया था मेरे पास ग्लोरी फायर पे। देना अच्छे से। उधर वाले का भी अपलोड हुआ है, जो बंद हो गया। पेपर तो सब जगह का देना है भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर कंसेप्ट। क्वेश्चन तो है, आप लोग का तो लॉगिन भी होगा ना। पेपर देना कम से कम। तो पेपर देना, अभी पेपर अपलोड किया है AIITS का। अलग है, पता नहीं मेरे को। कौन कर लेना बोलना तो हम तो है। फ्री का जब टेस्ट है तो यूटिलाइज तो करो ना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा लेवल मिलेगा। एक दो में नंबर कम आएंगे तभी डिप्रेस होगे, तब अच्छे से पढ़ पाओगे। हम्म। फिर इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये अगर हो गया तो ये सबने कॉपी कर लिया ना, ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना इसको। ऑनलाइन बच्चे कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। अब आप लोग ये करिएगा, तो हटाने दो। या नहीं, ये बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, है ना, लिखना है। नहीं, इसके बाद वाले में करवाऊंगा, समझ आना है, यहाँ पे कुछ लॉजिक मेरे को एक्सप्लेन करना है। अब आया निकेल, NiNS3 का होल 6 चार्ज है +2। निकेल का नेचर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चार्ज क्या होगा 0। ओवरऑल निकेल पे चार्ज क्या आया +2। दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s0 3d8। 3d8 मतलब ये, 3d8 मतलब ये, है ना। जो लॉजिक VBT ने बोला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऑलवेज पेयरिंग होगा, हमने करा दिया पेयरिंग, हमने करा दिया पेयरिंग, है ना। तो एक डी खाली मिला, एक एस खाली मिला, 3 P मिला और एक डी मिला। होना क्या चाहिए था DSP3D। होना क्या चाहिए था DSP3D, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नीचे लॉजिक लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा 3D और 4D में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा। 3D और 4D में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, है ना। तो दोनों सेम एनर्जी रेंज में है ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल का होता है जिनका एनर्जी इक्वल रहे। हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल का होगा जिनका एनर्जी इक्वल रेंज में रहे। हाँ, एन का वैल्यू इक्वल रहना चाहिए, सेम एनर्जी लेवल, कहीं से एक्साइट होकर ऊपर पहुंच गया हो, है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स का कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसी के लिए नया थ्योरी आता है, जिसको बोलते हैं CFT, है ना। तो VBT ने अपना लॉजिक तो बताया, बट VBT से हम बहुत कम ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जिसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए उनके लिए कौन सा थ्योरी आएगा मार्केट में? CFT आएगा। हाँ, VBT अगर करोगे तो ये होगा ही नहीं ना, अगर लॉजिक भी लगाओगे तब भी ये नहीं कर पा रहे, फिर याद रखने वाला फंडा हो गया, है ना। सर एसपी तो थ्री ये, डी टू क्यों होगा उसके लिए सीएफटी होगा? भाई ये क्यों होता है ना, इसका लॉजिक अभी आगे पढ़ेंगे फ्रॉम CFT। ठीक इसका है सर। एक्चुअल जब हाइब्रिडाइजेशन देखा गया ना, तो ये sp3d2 था। अब ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्लेन कौन करेगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है भाई मेरे, हाँ सर। ठीक है भाई मेरे। अब डाउट पूछ के सो गए यार तुम। हाँ तो सर ठीक है। लॉजिक लिखा हुआ है भाई, ऐसा क्यों नहीं होता है? आंसर क्या बोलोगे? क्योंकि 3D और 4D जो है ना, इनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ज्यादा एनर्जी गैप है तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा वाला भी नहीं होगा, गलत आएगा आपसे, है ना। ये लिखिए पहले कि VBT क्यों फेल हुआ। ये लिखना है कि VBT क्यों फेल हुआ। अब नेक्स्ट कंपाउंड है स्कैंडियम के साथ वाटर है, और इस पे +2 यूनिट का चार्ज।
स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, है ना? क्या होगा? 4s0 3d1 4s0। अब अकेला इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग होगा ही नहीं, ऐसे भी ये वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है ये? वीक फील्ड, तो पेयरिंग भी तो पॉसिबल है नहीं। अब बचा क्या हमारे पास? 4d खाली है, चाहिए मेरे को, चाहिए ऑर्बिटल, तो D4sp। ऐसा अभी तक कोई हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं होता। आगे चल के देखेंगे तो इसका D2sp3 होता है। क्या होता है? D2sp3 क्यों होता है? CFT एक्सप्लेन करेगा क्यों होता है, CFT एक्सप्लेन करेगा, है ना? तो हाँ रहेगा CFT में, नहीं VVT में कोई लॉजिक नहीं है, VVT एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, VVT इन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू VVT हाइब्रिडेशन विल बी D4sp, पर D4sp कोई कंपाउंड है ही नहीं भाई, ठीक है? हाँ VVT समाप्त हो गया, सही बात। VVT फिर आएगा मेटल कार्बोनिल को एक्सप्लेन करने के लिए। VVT फिर से कहाँ याद करेंगे अपन? मेटल कार्बोनिल के हाइब्रिडेशन में हम ऑलवेज VVT का ही फंडा यूज करते हैं, है ना? तो वो पहले CFT पूरा अपन खत्म कर लेंगे, फिर CFT भी कुछ ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना? उसमें फिर बोलेंगे कुछ है ही नहीं थियरी, MOT से होगा, बट MOT अपने सिलेबस में है नहीं, MOT से होगा वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के VVT का यूज करके करते हैं, है ना? एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा उन कंपाउंड का? MOT से, जो अपने सिलेबस में है नहीं, नहीं है, कहीं नहीं है भाई, है ना? वो PhD वगैरह करोगे तब आएगा, है ना? नहीं भाई, पूछेगा ही नहीं जेई में, तो क्या करोगे? 4 घंटे में कहाँ से PhD कर पाओगे? ऐसे भी लिमिटेड टाइम है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ VVT। ड्रॉबैक्स ऑफ VVT, तो पहला पॉइंट लिखना है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रॉपर्ली, है ना? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिनका नेचर डायमैग्नेटिक है, बट VVT क्या बता रहा है? पैरा होगा। बहुत सारे पैरा थे, VVT के अकॉर्डिंग तो क्या बोल रहा है? डाया होगा, तो खुद में ही कंफ्यूज हो गया VVT, है ना? दूसरा पॉइंट, कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना? कहीं पे कुछ एक कलर करेक्ट बताएंगे, कुछ कलर का वैल्यू अलग था, है ना? और तीसरा है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। VVT ने ये टर्म बोला ही नहीं कि भाई ये लो है ये हाई है ना? तो इन डिमेरिट को दूर करने के लिए हम जिस थ्योरी का यूज करेंगे, दैट थ्योरी इज नोन एज CFT। इन थ्योरी, जो भी थ्योरी अपन यूज करने वाले हैं इन डिमेरिट को खत्म करने के लिए, उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना? तो करिए टेंशन फ्री होके। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया? चलिए भाई, हो गया आपका लास्ट पॉइंट, बहुत सही। It cannot explain formation of high spin and low spin complex compound. It cannot explain the formation of high spin and low spin complex. अब आया अपना नेक्स्ट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना? दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, क्या नाम था भाई? वैन ब्लिक एंड वीथे। क्या था नाम? वैन ब्लिक एंड वीथे। कोई नहीं पूछने वाला नाम है भाई, है ना? हाँ, कहाँ? नीट में पूछता है ये, है ना? जेई में तो नहीं पूछेगा। स्कूल एग्जाम में कभी गलती से वाइवा वगैरह अगर कुछ होगा होगा नहीं ऐसे भी, या तो ये सब तो नहीं पूछेगा, बट कोई अगर आ गया जो थेरी थेरी तो वो पूछ लेगा भाई, है ना? हाँ, ठीक है, बी थे, बी थे, हाँ, है ना? चलिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू CFT, अब यहाँ पे भी समझना है कि CFT का फंडा इसने क्या बताया कि जो मेटल केटायन और लिगेंड प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड होता है, बट इन लास्ट में ये देखा गया ये प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, है ना? अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो फिर वहां पे प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता था? ओवरलैपिंग, कोवैलेंट टेंडेंसी, यही था ना भाई? तो वहां पे फिर प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा। प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक नेचर, क्या? आयनिक नेचर, है ना? तो पहला पॉइंट लिखना है CFT का पोस्टुलेट्स अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल कैटायन लिगेंड्स आर attracted by pure electrostatic force according to crystal field theory.
metal cation and ligands are attracted by pure electrostatic force, but actually it is not a pure electrostatic force, due to hybridization. But it is not a pure electrostatic force due to hybridization. ठीक है, सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया भाई? ये फर्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होता है भाई? ओवरलैपिंग वाले फंडे से ना, आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, कोवेलेंट टेंडेंसी वाला है, एक ही एटम आ रहा है अपना, दोनों लोन पेयर देके जाएगा, है ना? तो उसमें हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट टेंडेंसी आएगा। प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक नेचर। क्या है? आयनिक नेचर। और आयनिक कंपाउंड में कभी भी अपन हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराते हैं, है ना? तो सीएफटी ने ये माना कि भाई प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, बट आफ्टर सम टाइम ये पता चला हाइब्रिडाइजेशन है तो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा। तो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मोर देन वन करेक्ट पूछा जाएगा ये वाले स्टेटमेंट, है ना? इन सीएफटी द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलोगे? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा, तब सही होगा, है ना? अकॉर्डिंग टू सीएफटी दे दिया तो सही होगा, है ना? बट बाद में देखा गया तो ये गलत है, लैंग्वेज में फंसाएगा। अब सीएफटी में सब बच्चे पढ़ के जाते हैं अच्छे क्वेश्चन, सीएफटी तो कहाँ से फंसाएगा? यहीं कहीं से। 2 क्वेश्चन तो आसान देता है, 1 क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा। 2 क्वेश्चन आसान, 1 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा। बट जेई मेंस में नहीं घुमाएगा। जेई मेंस में ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन देखोगे ना, तो सेम क्वेश्चन रिपीट, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में देखे होंगे ना कि 10 साल में वही क्वेश्चन पूछा है, कभी 4, कभी 5, कभी 2, कभी 3। सीएफटी का भी वही लॉजिक है, मतलब कोऑर्डिनेशन में सीएफटी से जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, वही 7-8 कंपाउंड है, वो पढ़ के जाओगे, उसी में से फंस जाएगा आपका। ठीक है, सब आपके नोट्स में लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेना। अब सीएफटी में जो भी नेगेटिव लिगेंड है ना, इसको पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम करेंगे। जो न्यूट्रल लिगेंड रहेंगे ना, उनको हम डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल। जिस समय सीएफटी का थ्योरी आया था, पॉजिटिव लिगेंड का डिस्कवरी नहीं हुआ था, है ना? इसलिए पॉजिटिव लिगेंड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना? अकॉर्डिंग टू सीएफटी लिगेंड्स आर act as a point charge. Ligands are act as a point charge. अगर नेगेटिव लिगेंड है तो पॉइंट चार्ज होगा, न्यूट्रल है तो डायपोल की तरह एक्ट करेगा। पॉजिटिव इस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हम पॉजिटिव चार्ज को सीएफटी के थ्रू, सॉरी, पॉजिटिव लिगेंड को सीएफटी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने इसको लिख लिया तो 5 स्टार लगा के 5 मिनट समझना है। कितने? 5 मिनट के लिए समझना इस डायग्राम को बहुत अच्छे से। देखना भाई, ये पूरा डायग्राम दिख रहा है ना? ऑनलाइन बच्चे को भी दिख रहा होगा शायद। किसी को कुछ भी लिखना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है। ये अगर समझ गए तो सीएफटी खत्म हो गया। ले भाई, लिख ले पहले नोट का सेकंड पॉइंट। उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है अपने को। 5 मिनट के लिए बस स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना है। मैं बहुत कुछ बोलूंगा, मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, हो सकता है कि वो सारा पॉइंट लिखा हुआ नहीं मिले आपको, है ना? बट क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया तो, है सर ना? हो गया। मैं 95% तो लिख दिया हूँ, 5% हो सकता है कुछ मैं बोल दूं और ऐसा लिखा हुआ मिल जाए पेपर में, तो देख लेना एक बार। अब सीएफटी में ये बोला गया है भाई, सीएफटी में भी लिगेंड से मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। सीएफटी में भी लिगेंड से मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट हाइब्रिडाइजेशन से पहले स्प्लिटिंग हो जाता है। क्या होता है? स्प्लिटिंग हो जाता है। अब बोलोगे क्यों होता है, स्प्लिटिंग के पीछे लॉजिक क्या है? उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझना है। जब अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ऑर्बिटल 5 टाइप के मिलते थे, है ना? जिसमें 3 को नॉन एक्सियल बोलते थे, मतलब ये प्लेनर होते थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। दीज 3 आर प्लेनर। इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहता था? प्लेन में। कहाँ रहता था? प्लेन में। और 2 एक्सियल होते थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर करवाना है कहीं पे, तो जो एक्सियल हाइब्रिडाइजेशन जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था, पढ़े थे ना भाई, कि हाइब्रिडाइजेशन बेटर कहाँ पे होगा, बेटर स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा? एक्सियल ओवरलैपिंग में। कहाँ मिलेगा? एक्सियल में। तो अगर लिगेंड कहीं से आ रहा है, तो एक्सियल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देगा ना, तो भाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा मिलने वाला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? अगर
नॉन प्लेनर वाले में डालेगा तो उतना बेटर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन उतना बेटर नहीं होगा, हम बॉन्ड का फॉर्मेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि इनिशियली हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ये पांचों का एनर्जी अभी सेम, डी जनरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी जनरेट। तो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल है मेटल के, है ना। 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हमने इस एक्सिस को एक्स माना है, इस एक्सिस को वाई माना है, इस एक्सिस को जेड माना, है ना। तो एक्स और वाई के अलोंग जो दिख रहा है ना, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कोई टेंशन। जेड के अलोंग ऐसे ही रहता है, डी जेड स्क्वायर, कोई टेंशन है भाई। और ये बीच में जो बना हुआ ना, ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, साइड में मैंने लिख दिया है कि टेंशन ना हो आपको। एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल दिख रहा है वो क्या है, एक्सियल है ना। जो एक्सिस के मिड में कहीं पे रखा हुआ है ना, ये क्या है भाई, नॉन एक्सियल, मतलब प्लेनर है। क्या है ये, प्लेनर है, ठीक है। अब जब भी केमिकल बॉन्डिंग अपन ने पढ़ा था, तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये फंडा बताया था कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, कहीं से कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है ना। बट रिपल्सन होने के लिए पास आना पड़ता है, रिपल्सन के लिए पास आना पड़ता है ना। ऑलवेज केमिस्ट्री का यही फंडा है ना, कि अट्रैक्शन कब होगा, कहीं से भी किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। बट रिपल्सन तभी होगा जब शॉर्ट रेंज जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास ये सब कुछ भाई यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल है, मेटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी है। अब मेटल ने लिगेंड को बुलाया अपनी तरफ, मतलब अट्रैक्ट किया, मेटल ने अपनी तरफ लिगेंड को बुलाया है भाई, है ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, अभी भी दूर है बट डिस्टेंस कम हुआ। डिस्टेंस कम होने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली रिपल्सन भी बढ़ेगा। पास आने से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, अट्रैक्शन भी बढ़ा, रिपल्सन भी बढ़ा। तो पहले एनर्जी ये था, अभी कोई रिपल्सन नहीं लग रहा है ना। तो रिपल्सन बढ़ने से एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, किसी को कोई टेंशन। तो जब लिगेंड को मेटल ने अपनी तरफ बुलाया है भाई कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो हम क्या बोलेंगे, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल अभी भी है मेटल कैटायन के, और सिमेट्रिक फील्ड में हर जगह रिपल्सन सेम लग रहा होगा, हर जगह रिपल्सन अभी सेम लग रहा है, इतना भी पास नहीं है कि रिपल्सन ज्यादा लगने लगे। ये दोनों डायग्राम समझ में आया, ये मैंने ऊपर क्यों बनाया, इसका लॉजिक सबको समझ में आया। ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन, एनर्जी कम, ये एनर्जी कम, ये रिपल्सन बढ़ा होगा, इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी इसका ज्यादा है ना। अब भाई लिगेंड इतने पास आ गए कि अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड इतने पास आ गए कि अपना लोन पेयर ऑर्बिटल में डोनेट कर रहे हैं, है ना भाई। तो जब भी अगर बॉन्ड बनाने वाला, कहीं पे बॉन्ड बनाना है आपको, तो जो रुकावट है भाई उसको धक्के मार के यहाँ से हटा दोगे, है ना। तो भाई एक्सियल के अलोंग लिगेंड आ रहा है, एक्सियल के अलोंग लिगेंड आ रहा है, एक्सियल के बीच में प्लेनर भाई इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा, प्लेनर ने इसको डिस्टर्ब किया, है ना। तो इसने इसको रिपेल कर दिया, इसने इसको, लिगेंड ने क्या किया भाई, इसको हटा दिया, रास्ते से गायब कर दिया, है ना। बॉन्ड बनाने के लिए अपना रास्ता इसने क्लियर कर लिया, बॉन्ड बनाने के लिए रास्ता अपना क्लियर कर लिया, है ना। अब बताओ ये किसके ज्यादा पास आया, जो एक्सियल ऑर्बिटल था उसके ज्यादा पास आया। ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगा, एक्सियल पे। ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगा, एक्सियल पे। ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगा, एक्सियल पे, है ना। जहां बॉन्ड बनेगा हटेगा कैसे, रिपल्सन है, इधर ये साइड में था, बॉन्ड इससे बनाना था, ये बोला मेरे को भी बनाना है, बोला हट रास्ते से, है ना। ये एक ही बॉन्ड बनाया, है ना। तो जहां पे जिसके ज्यादा पास आएगा वहां पे रिपल्सन ज्यादा, है ना, जिसकी ज्यादा पास आएगा वहां पे रिपल्सन ज्यादा। अब भाई किस पे रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, एक्सीएल पे, नॉन एक्सीएल पे रिपल्सन कम। अपन ने क्या पढ़ा, जहां रिपल्सन ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा होता है, जहां पे रिपल्सन ज्यादा उस पे एनर्जी ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा कहाँ पे था, एक्सीएल पे, रिपल्सन ज्यादा कहाँ पे था, एक्सीएल पे। और एक्सीएल थे क्या क्या, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक्सीएल थे क्या क्या, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इन दोनों का एनर्जी बढ़ गया, इस रेंज से एनर्जी बढ़ गया, जिस लेवल पे अभी था ना इससे 2 ऊपर चले गए होंगे, समझ में आया। बाकी 3 का एनर्जी कम हो गया भाई, रिपल्सन लगा तो दूर दूर में तो रिपल्सन है ही नहीं, एनर्जी कम हो गया, इससे भी कम हो गया। यहाँ पे हर जगह सेम रिपल्सन लग रहा था, यहाँ पे हर जगह सेम, इसलिए सबका एनर्जी सेम था। अब 2 पे ज्यादा लगा, 3 पे कम लगा, इससे भी कम लगा हो, इससे भी कम लगा, तो इनका लेवल थोड़ा नीचे आ गया, इससे कम लगा मतलब इनका लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ड्यू टू दिस रीजन हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं।
बता रहे, सब बता रहे हैं ना, सब लास्ट टेंशन वाला नहीं। कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। लास्ट वाला कंसेप्ट फिर से रिपीट कर देते हैं भाई। जो एक्सीएल आएगा, एक्सीएल के ये ज्यादा पास आया, ज्यादा पास आने से रिपल्सन बढ़ेगा, ज्यादा पास आने से रिपल्सन बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गया होगा, तो ये दोनों ऊपर चले गए, ये दोनों नीचे चले गए, मतलब दोनों के बीच में एनर्जी गैप आ गया, दोनों के बीच में एनर्जी गैप आ गया। अब इसको कैसे याद रखोगे, ये दो थे तो इजी याद रखना। T2G में तीन दिख रहे होंगे, एक टी, एक टू, एक जी, है ना। तो T2G किसको बोलते हैं, नॉन एक्सीएल, ऐसे याद रखना पड़ता है। तीन है तो तीन टर्म रहेंगे, तीन लेटर, T2G, है ना। ऊपर क्या है, दो ही है तो EG। ऊपर क्या रहेंगे, एक्सीएल, नीचे क्या रहेंगे, नॉन एक्सीएल। ऊपर रहेगा तो एक्सीएल, नीचे रहेगा तो नॉन एक्सीएल। EG मतलब एक्सीएल, दो ही है। T2G मतलब तीन होंगे, नॉन एक्सीएल का भी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया सही में। ये जो एक्सिस है ना, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, पेरी सेंटर। और ये जो गैप है ना, इस गैप को डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे ओ लिखा है। क्या लिखा है भाई, ओ लिखा है ना। और ये जो गैप है इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, आगे चल के इसको स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं। टेंशन नहीं लेना, दोनों सेम ही होता है ना। बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बताऊंगा, टेंशन पूरा सा इतू सा डिफरेंस है ना, इतू सा। हाँ है, कहाँ पे है बताऊंगा। मैक्सिमम जगह सेम ही रखते हैं भाई, है ना। तो ये CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किन्हीं को कोई टेंशन, अगर ये नोट पढ़ने के बाद भूल भी जाओ ना कि क्यों भाई एक्सीएल में ज्यादा रिपल्सन लगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप इसको आराम से टेंशन फ्री होके, मैंने इसको 5 मिनट में समझाया है, आप भी 5 मिनट में इसको नोट डाउन करिए, है ना। और नोट डाउन करते करते जो डाउट आएगा ना माइंड में, नोट डाउन करते करते डाउट आना चाहिए। जो भी डाउट आएंगे फिर पूछ लेना मेरे से। नोट का पॉइंट गायब कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। हेडिंग तो शायद लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो, चलो मैं हेडिंग भी लिखा दिखा देता हूँ। ओके, ऊपर क्या होता है, EG, EG में दो रहेंगे, है ना। T2G में तीन रहेंगे, नाम ही है EG। ई मतलब एक, जी मतलब दूसरा, है ना। T2G मतलब तीन हो गए, EG मतलब एक्सियल, T2G मतलब नॉन एक्सियल, मतलब प्लेनर। और इसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सर, बोलिए ना। आपके पास केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का नोट्स है? वाह, क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं होगा भाई, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नोट्स तो रहेगा ही ना। सर थोड़ा भेज देंगे। ठीक है, भेज देंगे। नोट्स, नोट्स देने के बाद एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक, पहला नोट्स भेजूंगा, उसमें फिर 60% स्कोर करोगे उस पेपर में, फिर दूसरा नोट्स मिलेगा ना भाई। नोट्स मतलब पढ़ना चाहिए ना, तभी नोट्स मिलना चाहिए ना। भेज दूंगा, भेज दूंगा, पढ़ लेना अच्छे से। क्या बात है, सही है। केमिस्ट्री में ऐसे ये तो उधर पढ़ता ही नहीं है ना। ये भी बीच में थोड़ा सा डेविएट हुआ था, फिर थोड़ा सा सुधर गया। कभी कभी डेविएशन ये भी आ जाता है इधर उधर, लेकिन इसका कंटिन्यूटी मेंटेन किया है ना, इसका अच्छा रैंक आएगा देखना। पक्का पढ़ेगा, तूने सारा क्लास अटेंड किया, कम से कम पेपर पढ़ेगा ना तो याद कुछ तो कुछ रहेगा ना, लैंग्वेज करनी है भाई, अच्छे से करने हैं। केमिस्ट्री में 70% भी अगर मेहनत कर देगा ना, तो बाकी दो सब्जेक्ट से तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। सही बता रहा है, बाकी दोनों सब्जेक्ट को 100 100 दो, इसको 70 दो, तीनों का इक्वल मार्क्स रहेगा तेरे पेपर में।
सही बता रहा। केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हो। हाँ। ले ऊपर थोड़ा दिखा दिया, सब कुछ लिखा हुआ है। गोला मतलब सारे लिगेंड सेम डिस्टेंस पे है, तो सिमेट्रिक रिपल्सन लग रहा होगा। जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहता है ना, वो कैसे बनता है, क्यों क्रिस्टल ऐसा बनता है, वो लॉजिक देखना है अपने को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, तो वो सॉलिड वैसा ही क्यों बना। सॉलिड जो रहता है ना ऑक्टाहेड्रल में, ऐसा ही क्यों बना, उसके स्ट्रक्चर के लिए हमने ये बनाया कि हाइब्रिडेशन कैसे होगा, कब D2sp3 लेंगे, कब sp3d2, दोनों तो अलग अलग रहेगा ना अरेंजमेंट। एक में s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक में पहले d ऑर्बिटल जा रहा है। s कौन सा होगा, 4s का, है ना। D2sp3 में 3d आ रहा है पहले, तो दोनों का अरेंजमेंट तो अलग अलग रहेगा ना। तो क्यों ऐसा होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम CFT एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। अच्छा, आप लोग का भी प्री बोर्ड चल रहा है। अच्छा, तुम्हारा चल रहा है अभी। यूनिट टेस्ट में क्या है सिलेबस। D&F ब्लॉक था प्री बोर्ड में क्या। हाँ, इसलिए इसलिए बहुत सारे बच्चे DF के नोट्स मांग रहे थे। ये हो गया कॉपी ऑनलाइन बच्चे। आराम से करो, टेंशन, ये तो समझाना है मेरे को अच्छे से, है ना। इसमें टाइम तो आराम से देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंफर्म है यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो रहने ही रहने आपके पेपर में। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, है ना। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर तो यही हो। सरफेस थोड़ा सा हाँ पढ़ा दिया थोड़ा सा। सरफेस तो मेंस में है नहीं ना भाई। वही बस दो कर्व है, उसी से क्वेश्चन पूछता है, अगर गलती से पूछा तो। नोट्स होगा, देखना ग्रुप पे है। होगा हाँ। किसी भी चैप्टर का नहीं होगा, देख लेना, सब होगा। सॉल्यूशन को छोड़ के सब होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तुम लोगों ने बोला था लिख के पढ़ाओ, तो ग्रुप में नहीं भेजा वो। नोट्स तो है ही मेरे पास। क्लियर ये। ओके, आप इसको कॉपी करिए पहले अच्छे से। हाँ, उसी पर प्रेजेंट कर।
तो नीट भी देगा क्या? नीट भी देगा? पूछ रहा है ऐसे। बायो है? नहीं, पिछले बैच में तो बहुत सारे बच्चे का था बायो। किसका? बायो तो बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। कोई नहीं, लास्ट। सही है, कर लीजिएगा उसको भी। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही पेपर के टाइम में। 10 दिन, 10 दिन का गैप मिलेगा ही बोर्ड में। सही है। कोई- सही है, और क्या, थोड़ा सा और बढ़ाइए उसको। एमसीक्यू कर दिए होंगे ना? एमसीक्यू हो गया होगा। उसमें तो पढ़ना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव के लिए लिखना पड़ेगा अच्छे से। In axial orbital repulsion is more, so they have more energy. In axial orbital repulsion is more, so they have more energy. वो infinity distance पे था इनिशियल। लिगेंड और मेटल के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अभी अगला पॉइंट में सब समझा दूंगा, टेंशन लेना ही नहीं है ना? न्यूमेरिकली एक वैल्यू का डिफरेंस आता है, थ्योरेटिकली सेम है। अभी समझा रहा, टेंशन नहीं लेना है, देख। बता रहा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है अभी। देखो, जेई का भी जो क्वेश्चन है ना, सब जगह क्या पूछ रहा है? स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे कंपेयर करिए, तो एक फॉर्मूला अपन बनाते हैं, है ना? बैरी सेंटर का जो ऊपर है ना, ये एनर्जी था, इसका वैल्यू 0, है ना? तो ऊपर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे का निगेटिव होना चाहिए, या इधर ये निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये 0 आएगा, है ना? तो उसी के बेसिस में थोड़ा सा एक गैप रहता है, एक एक्स्ट्रा टर्म अपन यूज करते हैं, उसके बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखना, ये लिखा हुआ डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैसे समझना है? कैसे समझना है? भाई, अगर मान लो कि मैंने जो लिगेंड बुलाया था ना, वो एस एफ एल रहा। क्या रहा? एस एफ एल। और एक बार मैं डब्ल्यू एफ एल बुलाता हूँ, है ना? इन दोनों में बेटर डोनर कौन सा? एस एफ एल। तो एस एफ एल ने मेटल में ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसमें रिपल्सन ज्यादा लगा होगा, इसमें रिपल्सन ज्यादा लगा होगा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, है ना? तो मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ या मोर इज द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, हम क्या बोलेंगे? मोर विल बी द स्प्लिटिंग, या मोर विल बी स्प्लिटिंग, है ना? और मोर स्प्लिटिंग मतलब कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कोई कंफ्यूजन? तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा ओ के वैल्यू पे डिपेंड करता है। डेल्टा ओ का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, हम ऑक्टाहेड्रल बोलने के लिए डेल्टा ओ लिख रहे हैं, हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें इसलिए डेल्टा ओ लिख रहे हैं ना। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग का वैल्यू होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। कोई कंफ्यूजन? नहीं? कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब एक और पॉइंट 5 स्टार लगा हुआ, समझना कि बीबीटी ने क्यों बोला था पेयरिंग होगा, क्यों पेयरिंग नहीं होगा, समझिएगा। और ये खुद के लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, देसी लैंग्वेज में, है ना? नॉर्मल। ये खुद के लैंग्वेज में लिख दिया कि जब आप नोट्स पढ़ो ना, तो आपको याद रहेगा ये। लॉजिक समझना, देखना यहाँ पे, समझिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड है, किसमें स्प्लिटिंग का वैल्यू हाई? स्ट्रॉन्ग में। अभी जस्ट ऊपर सिखाया मैंने। ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम दिख रहा होगा, देखा भाई? ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम दिखा, है ना? अब हमें क्या करना है कि जब भी अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखना, ये वीक फील्ड का था,
सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का था और ये वीक फील्ड। मैं स्ट्रक्चर ही बना के समझा रहा हूँ, है ना, वो पेज वो गायब हो जाएगा, बना हुआ है, बट उसका भी मैं लॉजिक एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखना, ये 3 है और ये 2 है, ऐसे इनके बीच में गैप मैंने कम बना दिया। क्या बना दिया? गैप कम बनाया। लॉजिक क्लियर है? अब देख, अगर मान लो कि कहीं पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, है ना। एनर्जी गैप कहीं आ ही नहीं रहा है, ना ही पेयरिंग अपने को करवाना है। 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिखा। 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में कोई डिफरेंस दिखा क्या? नहीं दिखा। तो आगे चल के मैं अभी एक लॉजिक सिखाऊंगा कि D1 टू D3 कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। ऑलवेज आंसर D2sp3। ऑलवेज आंसर, जो खाली है वही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अरिजीत, कुछ टेंशन? भाई जो खाली है वही हाइब्रिडेशन में जाएगा ना, जो खाली है वही जाएगा ना। अरे बोल तो हाँ या ना। ठीक है, अब D4 आते हैं। क्या आते हैं भाई? D4। अब D4 में टेंशन, सुन ले पहले। कंफ्यूजन बताओ, कौन सा बाद वाला डी? 3D और 4D में एनर्जी गैप क्यों लेंगे? जो खाली रहेगा वही पहले करोगे ना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी। अगर 3D के 2 डब्बे खाली हैं, 3D के 2 डब्बे खाली है, तो पहले जिसका मिनिमम एनर्जी रहेगा वही लेके चलोगे। 3D और 4S में एनर्जी गैप होता है? होता है, कम होता है। एक है 4+0, एक है 3+2। 4P में क्या है? एनर्जी सेम है। अब 3D और 4D का एनर्जी देखो, 4D का एनर्जी 4+2 6 हो गया। क्या हो गया? 6। तो जहां पे पहले खाली है ना, जो इक्विवेलेंट एनर्जी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कराना आसान रहेगा। हमेशा एक्चुअली जो हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे ही डिसाइड होता है ना। पहले कैलकुलेट क्या किया गया? कोई कॉम्प्लेक्स लिया, उसको हम रख दिए कहाँ? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने के लिए, है ना। अब उसका पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकला। क्या निकला? मैग्नेटिक मोमेंट। उस मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग तो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देते हैं। पॉसिबिलिटी होगी, बट कहाँ पे होगी उसका कुछ कंडीशन है। अगर 2 डब्बे खाली मिले ना, 2 डब्बे खाली मिले, तो भाई वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एनर्जी गैप कहाँ ज्यादा मिला? 4P और 4D दोनों में एनर्जी गैप दिख रहा है आपको? 4P और 3D एनर्जी से N+L, है ना। तो इन दोनों का ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये फ्री नहीं रहा, तो भाई इसकी मजबूरी है कि सामने वाले से कर रहा है। क्लियर? कंफ्यूजन खत्म? चलिए आते हैं, देखते हैं। 3 वाले में 3 खत्म हो गया, चौथे वाले पे आते हैं। अब चौथे वाले के लिए ना भाई, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को ऊपर फिल करना है, तो मेरे को इतना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए। इसको बोला अपने डेल्टा ओ, है ना। और उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करे, तो इसके लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? पेयरिंग एनर्जी। इसमें अगर 4th इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, तो हमको इतना गैप चाहिए, नहीं तो पेयरिंग एनर्जी चाहिए। हर जगह दोनों वही लॉजिक लेके चलना है ना। अब यहाँ पे ये वाला गैप कम दिख रहा है, ये वाला गैप कम, तो इन वीक फील्ड लिगेंड जो स्प्लिटिंग गैप जो है ना, वो कम है, और पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लग जाता है, पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा हम उस जगह पे डालेंगे जहां पे एनर्जी का कम यूज हो। एनर्जी कम रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा। अगर ज्यादा एनर्जी लग रहा है तो सिस्टम मोर अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं करा के 4th इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करते हैं, है ना। और ये बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन, या सॉरी, ग्रेटर देन डेल्टा, इसलिए पेयरिंग नहीं करवाया। यहाँ पे ये गैप ज्यादा दिख रहा होगा आपको, दिखा भाई? तो यहाँ पे डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग, तो इसलिए हम पेयरिंग कराएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन में इसमें 4 अनपेयर्ड रहते हैं, इसमें 2 अनपेयर्ड। देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ। इसमें 5वां कहाँ जाएगा? यहाँ। छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8वां इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे। 8 इलेक्ट्रॉन में ना दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम। 8 में SFL और WF दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम, तो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑलवेज हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। ऑलवेज हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। तो D1 से D3 लिगेंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। D8 D9 D10 नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड, D8 D9 D10 लिगेंड के नेचर पे डिपेंड
नहीं करेगा। कौन करता है? D4 से D7। कौन करेगा भाई? D4 से D7। लॉजिक समझ में आया सबको? सबको लॉजिक समझ में आया? चलिए आराम से नोट डाउन करिए इसको, 5 स्टार वाले पॉइंट को। आराम से इसको नोट डाउन करिए, 5 स्टार वाले पॉइंट को। और सर फोर्थ लिखने वाला के इलेक्ट्रॉन बाद समझ में नहीं आया, कैसे हुआ? क्या क्या फिर से बोलिए। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। भाई फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन में ना, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू हाई है स्प्लिटिंग से, इसलिए हम फोर्थ वाला कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। लॉजिक देखिए यही लिखा हुआ है, देखना नीचे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग और पेयरिंग जो होता है ना, ये एनर्जी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। मतलब हम उस पाथ के थ्रू जाएंगे जहाँ पे लेस एनर्जी का यूज हो रहा है। तो इसमें फिलिंग में लेस एनर्जी का यूज हो रहा है, इसलिए मैंने फोर्थ यहाँ डाला। इसमें पेयरिंग में लेस एनर्जी का यूज हो रहा है, इसलिए पेयर्ड किया। ठीक है सर। 6 इलेक्ट्रॉन डालने में यहाँ पे आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई? ये तो पहले हो गया ना, पहले फिल तो कर लिया, उसके बाद तो हंस रूल नहीं लगाने है ना। डेल्टा नॉट भी लगेगा ना। तो अभी जो इन दोनों में ज्यादा है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? जिसका एनर्जी कम। पेयरिंग कहाँ से करेंगे? जिसका एनर्जी कम, तो कम वाले का पेयरिंग पहले होगा। हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताया कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे रहते हैं, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन तक आएगा तो उसको नीचे ही फिल करना। 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन ही ऊपर चला जाएगा, है ना। ये समझाने के लिए बनाया कि इसमें मैक्सिमम कितने फिल करेंगे? 6। इसको लिखा मिलेगा T2G6, है ना। EG2। इसमें क्या मिलेगा? T2G3 EG2, है ना। तो ये थोड़ा सा सिमेट्रिक दिख रहा है। ये क्या दिखा? सिमेट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। करके नोट डाउन करिए। और लैंग्वेज वाला पॉइंट जो नीचे लिखा है ना, इसको अगर पढ़ोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, कभी टेंशन नहीं आने वाला। क्लियर? लिखते लिखते कुछ डाउट आएगा तो पूछना। इसके क्वेश्चन गलत करके मत आना भाई पेपर में बस। का डायग्राम ड्रॉ कर लिए होंगे। पेयरिंग एनर्जी तक लिख लिए थे ना? हम्म। ये पेयरिंग एनर्जी तक लिख लिए थे ना अभी? हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि भरोसा है अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे ना भाई। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता पढ़ाने में। हवा में नहीं उड़ा पाता था। मेटलर्जी। हाँ, बोर्ड्स पे भी बुक्स में नहीं मिलेगा। सब कुछ लॉजिकल लिखा हुआ है।
सब नहीं होता है। देखो, जो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना अमोनिया के पहले ऑक्सीलेट बनता है, तो ऑक्सीलेट स्ट्रॉन्ग होगा CO+3 के लिए, है ना। अब CO+3 में अगर कोई चिलेटिंग लिगेंड आया ना, तो उसका टेंडेंसी साइनाइड से भी ज्यादा होता है, CO से इवन ज्यादा हो जाता है। जो CO सबसे लास्ट में था ना, हाँ, उससे भी ज्यादा हो जाता है। करेंगे, अभी क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा गया। वही, बट याद मैं करवाऊंगा, अभी नहीं करवाना रहता तो शुरू में लिखा देता है, देखो भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिख लिए। फोर्थ पॉइंट, इसका भी मीनिंग समझना, हाई स्पिन लो स्पिन क्या होता है। अगर हाइयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो बोलेंगे हाई स्पिन, अगर लोअर नंबर में रहा तो लो स्पिन होता है। अगर हाइयर रहा तो हाई होगा, लोअर रहा तो लो होगा। अब समझना है कि कैसे डिसाइड करते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन के लिए ना D1 से D3 दोनों जगह इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, इसी में 1 2 3 1 2 3, नो हाई नो लो। क्या बोलेंगे, D1 से D3 नो हाई नो लो, है ना। हाई और लो डिफाइन ही नहीं करते। D8 to D10 नो हाई नो लो, D8 to D10 नो हाई नो लो। 9 10 यहाँ फिल होगा, 9 10 यहाँ फिल होगा, दोनों ही केस में। फिल करके बताऊं, हाँ ये, हाँ नो लो नो हाई, हाँ नो लो नो हाई, पूरा ये लिखा हुआ है ना। तो इन दोनों में हाई लो की बात ही नहीं करेंगे, D1 से D3 D8 से D9 में। हाई लो कहाँ होगा, D4 से D7। कैसे समझते हैं भाई, ये हमारा स्ट्रांग फील्ड था, थोड़ा सा गैप ज्यादा बना दिया। ये हमारा वीक फील्ड है, थोड़ा सा गैप कम बना दिया, है ना। बताइएगा D4 का कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 स्ट्रांग फील्ड में। इसमें बताइएगा 1 2 3 4, किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वीक वाले में, है ना। तो D4 में ये हाई स्पिन होगा, WFL, है ना। SFL क्या होगा, लो स्पिन। D5 यहाँ, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा, वीक फील्ड, तो वीक फील्ड अभी भी है हाई, ये वाला क्या होगा, लो। D6 कहाँ भाई अनपेयर्ड ज्यादा, राइट, यही होगा। D7, D7 राइट अभी भी, है ना। 8 में दोनों में सेम, इसलिए इसको नो हाई नो बोलते हैं। 9 में भी सेम, इसलिए नो हाई नो लो बोला। 10 में भी सेम, इसलिए नो हाई नो लो बोलते हैं, है ना। तो सिर्फ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा अपने को, D4 to D7 में। किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन, तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन से हाई कौन से लो हैं, तो जिनका कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 रहे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो लो स्पिन होगा। अगर D4 से D7 रहे और वीक फील्ड लिगेंड है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। टेंशन खत्म। तो सारे थ्योरेटिकल पार्ट जो पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैंने लिखा दिया। अब आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, रिमेनिंग 3 4 आपको करने हैं। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन, ऑनलाइन बच्चे आपका कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कुछ नहीं बोलने मतलब नहीं है। 20 मिनट अभी है ना, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कल के क्लास में ट्राई करेंगे CFT खत्म हो जाए, प्योरिटी नहीं है, ट्राई करेंगे, नहीं होगा ऐसे, बहुत सारे टाइप है ना इसलिए। थर्सडे तक खत्म कर देंगे CFT वाले फंडे को। नेक्स्ट वीक फिर मेटलर्जी, या पहले DF करा दो। सर DF पहले तो, डीएफ करा दीजिए, क्या क्या भाई, पहले डीएफ करा दीजिए। फिर DF करा दूंगा, सैटरडे संडे को हो जाएगा फिर। नेक्स्ट वीकेंड पे DF खत्म ना, और उसके बाद भाई दोनों के लिए SFL BSW दोनों के लिए एक साथ लिख दिया। आपको 2 बार लिखना तो 2 बार में लिख सकते हैं। नो हाई स्पिन ऑब्लिक नो लो स्पिन, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, दोनों के।
इधर भी और इधर भी, ठीक है। इसको भी ऐसा लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 बार लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा टाइम बचा लिया मैं। क्लियर? कॉपी हो गया, टेंशन फ्री। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, रिमेनिंग आप करोगे, ठीक। देखना, समझना है। हमारे पास है पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6। सबसे पहले साइनाइड का नेचर बताइए कैसा है ये। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिख देंगे SFL है। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +2, दिख रहा भाई सबको +2। ये बाहर -4 आया, ये -6 था, ये +2। इतना तो आपको करने ही पड़ेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं +2 में, 4s0 3d6 हो गया, ठीक है। साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स हमें क्या करना भाई, स्प्लिटिंग। क्या होगा, स्प्लिटिंग। Eg ऊपर T2G नीचे। और स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, पेयरिंग। हमारे पास D6 है, तो D6 के 6 यहीं पे खत्म हो गए, 2 4 6 में खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करवा रहे, लॉजिक समझ में आया ना। SFL था तो पेयरिंग करवा दिए, क्या करवाए, पेयरिंग, है ना। ऐसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये गैप ज्यादा था, तो नीचे पेयरिंग ही होता है। डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, इसीलिए। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 लिगेंड है तो 6 चाहिए मेरे को। ये है अपना D, ये है 4s, और ये रहा अपना 4p। क्या रहा भाई, 4s और 4p। कितने डब्बे चाहिए ऑर्बिटल, 5। D2 खाली दिखा, एक S आया होगा, 3 P आया होगा, क्या बोलेंगे, D2sp3। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, हाई स्पिन या लो स्पिन, तो इसको देखेंगे, क्या देखेंगे, डी को देखेंगे। डी क्या है, 6। और नेचर ऑफ लिगेंड इज SFL, क्या होता है, लो। क्या होता है, लो, हाँ लो, है ना, वही सिंपल। इसमें डी पहले लिखा हुआ, इनर ऑर्बिटल। म्यू का वैल्यू 0। नेचर क्या हुआ, डायमैग्नेटिक, खत्म, टाटा बाय बाय। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं ना, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग चिटिंग कर लोगे। नहीं देख रहा है, देखने के बाद भी सारे पॉइंट तो थोड़े याद रहेंगे 1 सेकंड में। क्या, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, कुछ कंफ्यूजन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को करना है, NiNS3 का होल 6+2। यही 5 पॉइंट आपको बताने हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, स्पिन, ऑर्बिटल कैसा है, कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो, म्यू का वैल्यू, और मैग्नेटिक बिहेवियर। यही 6 क्वेश्चन आपसे पूछता है। हाँ, बहुत मारूंगा। 20 से 30 तो याद ही रहना है आपको। 21 से 30 3D वाले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इतने तो याद रखने हैं आपको। आंसर, भी यही आया। D2sp3। ओके, D2sp3। ऑनलाइन में बच्चे का आंसर आया D2sp3।
ऑनलाइन वाले का अलग आया, आपका अलग आया, हो सकता है आपका सही हो या उनका सही हो, थोड़ा पैसेंस रखिए। चलिए आंसर सर D2sp3 नो स्पिन नो हाइट। आपने गलत निकाला है। आंसर होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। एन का वैल्यू 2 है, पैरामैग्नेटिक। म्यू का वैल्यू 2.87। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नो लो स्पिन नो हाई स्पिन। अब लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों आया। निकेल का कॉन्फ़िगरेशन Ni+2 में 4s03d8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए भाई Eg में तो भरना ही पड़ेगा ना, है ना। अब इसको अगर पेयरिंग भी अगर करा दो तो एक डी आए, एक डी तो फिर पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि 3d और 4d का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा। एक डी, ये 3d है, अगर पेयरिंग भी करा दे तो एक ही डी खाली मिला अपने को, है ना। और एक डी तो कर नहीं सकता, dsp3d तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3d और 4d का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था। हाँ, दोनों देना पड़ेगा। नहीं, वो अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा लॉजिक देख लेते हैं ना, जो मैंने पहले पीवीटी में बताया था। कुछ तो याद रहेगा कि 3d और 4d में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं लेंगे कि एक डी यहाँ का ले ले और एक डी यहाँ का ले ले, है ना। ऐसा नहीं लेंगे कि एक डी यहाँ का ले ले और एक डी यहाँ का ले ले, है ना। अब जब इस कंपाउंड का नेचर देखा गया ना, तो इसमें भाई मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए। तो पेयरिंग तो ऐसे नहीं करा सकते, पेयरिंग तो ऐसे नहीं करा सकते, है ना भाई। क्यों नहीं कराते हैं? तो लॉजिक आप लिख लेना, 3d और 4d का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था, इसलिए हम इन दोनों को पेयरिंग नहीं करा पाए। 6 ऑर्बिटल चाहिए मेरे को, तो sp3d2, sp3d2, डी बाद में लिखा हुआ तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। एन का वैल्यू 2 है तो पैरा हो गया 2.87। आउटर ऑर्बिटल, अब देखना D8 में नो लो नो हाई होता था, D8 D9 D10 में नो लो नो हाई, तो आंसर क्या होगा? नो लो नो हाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। CuH2O का होल 6+2, मैंने हिंट भी दे दिया, वाटर वीक फिल्ड होता है। सर लास्ट में डी हो तो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या क्या फिर से बोलिए। लास्ट में डी हो तो ऑक्टाहेड्रल होता है। भाई 6 वाले में ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होता है, ये नया थ्योरी तो हाँ अपने हाँ मन सर, सॉरी से। सॉरी सॉरी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। ट्वेंटी नाइन है, ऐसा मत कर भाई यार, अभी एक महीने बाद पेपर है यार। तू कल लिख के लाएगा 21 to 30, याद करके भी, ठीक है। sp3d2 sp3d2 आया, ओके। न्यू, ओके। आउटर ऑर्बिटल, अरिजीत तेरा आंसर आया 29 कॉपर। 4s1 3d10 होता है कॉपर का। अब उससे क्या निकालना है तेरे को? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d9।
फिर भी आ जाएगा। आंसर sp3d2 octahedral, n का वैल्यू 1, पैरामैग्नेटिक 1.73, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और नो लो नो हाई, क्योंकि D9 है। नो सर लो नो यही हाई। है, हाँ, यही है। यही आया तो सही आया। अरिजीत लेट चल रहे बट मैच कर तेरे लिए वेट कर रहा था। चले नेक्स्ट पेज पे अब आते हैं भाई, समझना है। अब ये वो कॉम्प्लेक्स है, देखना भाई, कि CdNH3 होल 6 प्लस का 2। अब CD का एटॉमिक नंबर तो आपको याद रहेगा नहीं, कंफर्म है, नहीं रहेगा ना, तो 3D ही बस आपको याद रखना। कैसे? जिंक के नीचे कैडमियम मिलता है ना, तो जो जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा वही CD+2 का भी होगा। कोई टेंशन? तो यहाँ तो हमें 3D 4D तो करना नहीं है, हमें ये तो नहीं देखना है कि भाई 3D में जा रहा है या 4D में जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इसलिए 3D याद रखने ही रखने हैं आपको। जो जिंक का होगा वही कैडमियम का, वही किसका होगा, मरकरी का होगा, है ना। तो CD+2 का कॉन्फ़िगरेशन Zn+2 में क्या होगा, 4s0 3d10, है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, 4d10, क्या होगा, 4d10। क्लियर? D10 मतलब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, चाहे स्ट्रांग रहे चाहे वीक रहे, कोई डिफरेंस है नहीं। तो ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। n का वैल्यू 0, मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू 0, आउटर ऑर्बिटल नो लो नो हाई, नो लो नो हाई। कॉपी करिए। और उसके बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे चलेंगे जिससे सारे इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस के आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा मेहनत किए हुए। हाँ, मैं लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग पे भरोसा नहीं है। हाँ, क्योंकि पेपर तक भी कम से कम 1-2 बार नोट्स पढ़ लिए ना, तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है। और एंड टाइम में जो मेजर टॉपिक है जिनका वेटेज ज्यादा है, उस पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना है, तो उसका नोट्स भी उतना अच्छा रहना चाहिए, ताकि कम टाइम में समझ में आ जाए। नहीं तो एंड टाइम पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक नया थ्योरी बना लोगे, फिर याद रख लेते हो कि इसका यही होगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया जेई वालों ने तो फिर गलत हो जाएगा। हम्म, फिर घर वाले बहुत मारेंगे। ठीक है, ये हो गया। सॉल्ट एनालिसिस का भी वेटेज है भाई। हाँ, अभी कर लेना, आप तो नोट्स तो है ही ग्रुप पे डाला हुआ, पढ़ लेना उसको, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। और पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना, जो जो नहीं हो वो नोट्स पलट के देख लेना, उसी को दो दो बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। ये कॉपी हो गया ना। चलिए इधर नोट के पॉइंट हो गया सर जी। चलिए अब अपन आते हैं नोट के मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पॉइंट पे, समझना है।
पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा, टाइम है अपने पास बहुत अभी, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर D8 D9 या D10 रहे ना, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक भी सीखना है अपने को, है ना। जैसे D8 D9 और D10 रहे तो तीनों में कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ना, 6 तो यहाँ पे दिखेंगे ही आपको, यहाँ पे भी 6 दिखा भाई, है ना। 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर जाएगा, ऊपर में ही डिफरेंस आएगा, 6 से नीचे है। यहाँ पे 8 ये था, 8 ये है, ठीक है। 9 ये है, 9 ये है, 10 ये है, 10 ये है। तो कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो D8 D9 और D10 रहे, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता ही नहीं है, पेयरिंग नॉन पेयरिंग देखना ही नहीं है अपने को, है ना। ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। और डी बाद में लिखा हुआ डेट मींस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे जेई में कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या करना, सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन निकालना। क्या करना, सिर्फ ये बना उना के देखना नहीं है, बना उना के देखना नहीं है। अगर D8 D9 D10 आया तो ऑलवेज क्या होगा, ये आउटर ऑर्बिट। क्लियर। अगर D1 से D3 रहे, इसमें भी भाई कोई चेंज नहीं, है ना। तो ये भी नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता, ऑलवेज ये वाला खाली मिलेगा, है ना। तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3, ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। तो ये ऑलवेज इनर ऑर्बिटल। फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या देखना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन निकालना। क्या निकालना, D1 से D3 दिख गया तो खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। D4 to D7 यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा नेचर। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो D4 में कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4, ऊपर का D खाली है तो D2sp3। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो D4 का फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, यहाँ पे खाली होगा तो sp3d2, है ना। So in case of D4 to D7 configuration in presence of SFL, the hybridization will be D2sp3 and the complex formed is inner orbital complex. While in case of WFL, hybridization will be sp3d2 and the complex formed is outer orbital complex. कोई confusion नहीं, नोट डाउन करिए। बोलिए। उसमें एक अलग कंडीशन हो जाता है, उसको ट्रांसपेरेंस ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। नोट नंबर 5 में लिखा हुआ है, देख इधर कितने स्टार लगे हैं। तेरे बोलने से पहले सब कुछ लिखा है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है, सब पता है। डी वाला डी में ही डी वाला डी में ही जाएगा। क्यों जाएगा, लॉजिक समझा रहा हूँ, लॉजिक समझाता है। अरे इसमें क्यों जाएगा, नहीं हमें क्लियर। हाँ? नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, सेल अलग चेंज थोड़ी कर लेगा, इतना ऊपर भी नहीं जाएगा। 3 वाले 4 में जा सकते हैं, धक्का मार के 4 में पहुंचा सकते हैं, 5 में तो नहीं जाएगा ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था, पहला पॉइंट लिख लिए थे, ये नहीं लिखा है, लिख ले भाई, ये डाउट पूछ रहा था। पहला लिख लिए थे ना, ओके। देन फोर्थ वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग लिखते भी रहो, समझ में। कि अभी जब मैंने स्कैंडियम वाला बताया था ना, जहाँ पे एक ही था ये, है ना, उसी में एक और एग्जाम्पल लिया टाइटेनियम का। TiH2O का होल 6 प्लस का 3 है, ये वीक फील्ड लिगेंड। क्या दिख रहा है भाई, WFL। टाइटेनियम पे चार्ज क्या है, प्लस के 3 यूनिट का। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, क्या होता है 22। क्या बोलेंगे, 4s0 3d1, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्प्लिटिंग करवा दिया स्प्लिटिंग। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा, कि इसको क्यों नहीं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा रहे हो। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब एनर्जी सेम रहे, एनर्जी सेम रहे। तो इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, तो जिसका एनर्जी इक्विवेलेंट रहे वही पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे भाई ये ऑर्बिटल खाली होते हुए भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट
नहीं करते हैं। ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस केस में? D2sp3। क्या होगा? D2sp3। हाँ, एस्केंडियम, हाँ जो बीबीटी में एक्सप्लेन नहीं हुआ था ना वो यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। एस्केंडियम वाला वही कॉम्प्लेक्स है, आंसर क्या बोलोगे? D2sp3। टाइटेनियम में भी क्या बोलोगे? D2sp3, है ना। वेनेडियम बना दे, वेनेडियम +4 में वाटर रख दे 6, क्या होगा? D2sp3, है ना। तो ऑलवेज आंसर विल बी D2sp3। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर? देन आज का एक लास्ट क्लास 2 मिनट का टाइम और मैं लूंगा आप लोगों का, 2 मिनट ओनली, है ना। ट्रांसफेरेंस का कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब कल की क्लास में अपन बहुत सारे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल का क्लास हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मींस 25 से स्टार्ट करेंगे, है ना। और उनमें लॉजिक देखते हुए चलेंगे भाई, कहाँ पे कौन सा लॉजिक वर्क करता है। क्लियर? ये कॉपी हो गया? नहीं हुआ, लास्ट पॉइंट कर लीजिए, है ना। इसके बाद एक पॉइंट नंबर 5 मेरे को जस्ट एक्सप्लेन करना है, उसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए। अब जो आपके माइंड में डाउट था ना कि अगर D7 आया तब कैसे करेंगे भाई, है ना। तो D7 में ये D वाला तो है नहीं। अब हमें चाहिए क्या? 6 ऑर्बिटल चाहिए, है ना। 6 ऑर्बिटल में ये और ये तो कभी कर नहीं सकता, ये करता रहता तो अभी तक तो 3-4 कंपाउंड जहाँ पे छोड़ दिए थे वो DsP3D हो जाता, है ना। तो अब हमारे पास चॉइस क्या है कि या तो मैं इसको यहाँ से भगाऊं, है ना। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी लॉजिक समझना है। NO2 का नेचर कैसा था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NO2 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऑलवेज इनर ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब D2sp3 बनेगा। क्या बनेगा? D2sp3। तो किसी तरीके से इसको मेरे को बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है। इसको कहाँ निकालना? बाहर निकालना है ना। तो हमने क्या किया भाई, इसको यहाँ से निकाल के कहाँ पहुंचा दिया? 4D पे। कहाँ पहुंचा दिया? 4D पे। अब ऐसा क्यों हुआ इसका भी लॉजिक सीखते हैं। NO2 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बीच में आता था ना 2-3 के बाद ही। CO CO लास्ट में था, फिर इधर NO2 था, है ना। इसका स्ट्रॉन्ग वाले में भी ना थोड़ा सा ज्यादा वाले रेंज की तरफ है, इसका गैप और ज्यादा, इसका गैप और ज्यादा। अभी तक दिक्कत क्या था? 3D के इलेक्ट्रॉन 4D में जा नहीं रहे थे, एनर्जी के डिफरेंस ज्यादा रहने के रीजन से। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, हम क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा हाई, इसका एनर्जी बढ़ गया। 3D का भी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, और ये इतना हो गया कि इक्विवेलेंट हो गया 4D के। ये इतना बढ़ गया कि इक्विवेलेंट हो गया 4D के, तो ये जंप करके कहाँ पहुंच गया? 3D से 4D में। लॉजिक क्लियर? नहीं, उसमें मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगा। 3 और 4 है ना साइज में, इन दोनों का एनर्जी, हाँ साइज ज्यादा है ना तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, है ना। सेम सेल में होता है। फिर से समझा रहा, NO2 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो भी बहुत अच्छा वाला है, तो ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा, ये एनर्जी गैप ज्यादा हो गया। अभी तक दिक्कत ये आ रही थी कि इन दोनों का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था, बट मैंने क्या किया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 इनका गैप जो है ना थोड़ा सा कम हो गया। अब ये सब इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे, ये सब इक्विवेलेंट एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे जंप करा दे रहा हूँ। अब क्यों जंप कराया? अब आप बोलोगे इसको यहाँ पे भी करवा सकते थे, यहाँ पे भी करवा सकते थे, यहाँ यहाँ क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मेरे को 6 ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ करवाएंगे तो फर्दर यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा, यहाँ पे करवाओगे तब भी फर्दर यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 ऑर्बिटल अगर नहीं मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन फुलफिल नहीं होगा। नहीं लेंगे ना, ये खाली है ना। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज इनर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनर। अगर sp3d2 लोगे तो आउटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आउटर। तो सब चीज का लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये जो हम यहाँ से जंपिंग करवा रहे हैं ना, ये कब पॉसिबल है इसके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ समझना है। ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ट्रांसपेरेंस होगा, ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो ट्रांसपेरेंस नहीं होगा। पहला, कॉम्प्लेक्स शुड हैव SFL, तब ट्रांसपेरेंस होगा। कॉम्प्लेक्स शुड हैव ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी ट्रांसपेरेंस होगा। एंड कॉम्प्लेक्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तभी होगा ये,
है ना। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं रहता है देन उस कंडीशन में हम ट्रांसफेरेंस की बात नहीं कराएंगे, है ना। अब ये कंपाउंड है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पे ट्रांसपेरेंस होगा वो किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की। क्लियर, कंफ्यूजन, लिखो, डाउट आई पूछ लेना, लिखो, लिखते लिखते माइंड में कुछ ना कुछ डाउट चलेगा, पूछ लेना। ये आज का लास्ट पॉइंट है, ये आज का लास्ट पॉइंट है, ये लिखिए आप, ये आज का लास्ट पॉइंट है। कुछ डाउट अगर आ रहा है आपके माइंड में तो आप मेरे से पूछ लीजिए। नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला, हायर एनर्जी लेवल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसने दिया, इसने दिया, एक्साइट कर दिया तो उसे ऑर्बिटल में पहुंच गया। कंपाउंड के ही पास है बट एनर्जी लेवल ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया न्यूक्लियस वाले इलेक्ट्रॉन के, उसके पास चला जाएगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो सामने कोई लेने वाला आएगा तोड़ के निकाल लेगा भाई, आसान। तो फर्स्ट वैरायटी के जो भी कंपाउंड है ना क्वेश्चन, अब आप आसानी से टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम मेंस 25 मेंस 24 है ना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ट्राई करेंगे। एंड आफ्टर डेट हमें क्या पढ़ना है फिर, CFT में ही कुछ और एक्सटेंडेड कंसेप्ट। कल ऑलमोस्ट खत्म होगा, कलर वाले कंसेप्ट तक अपन मूव कर जाएंगे, है ना। पहले बताना है मेरे को कुछ क्वेश्चन, कुछ स्पेशल कंडीशन, फिर बताने मेरे को कलर्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। फिर उससे पहले बताना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और फिर सबसे लास्ट में जो है ना, क्रिस्टल फील्ड CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर बताना पड़ेगा, CFT फॉर टेट्राहेड्रल भी बताना पड़ेगा अपने को, है ना, कल की क्लास में। एंड फिर लास्ट में है जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक। फिर हमारा कोऑर्डिनेशन टाटा बाय बाय हो जाएगा। मतलब थर्सडे तक का रख के चलिए कि थर्सडे को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, थर्सडे को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे संडे हम D&F कंप्लीट कर लेंगे। वीकडेज में अभी यही कोऑर्डिनेशन यहाँ तक हो गया है, जहां तक अभी आज का करवाया ना उनका यहाँ तक हो गया है। अगर मैं फ्राइडे को बोलूंगा साथ में क्लास अटेंड करने तो कर लोगे आप लोग, 6:15 से 8, हाँ मैं भेज दूंगा। अगर देखता हूँ, अभी देखते हैं थर्सडे तक कहाँ पहुंच पाते हैं वो लोग। अगर D&F स्टार्ट कर दिया ना तो फ्राइडे को एक क्लास कर लेंगे ना, तो फिर संडे को यहाँ मेटलर्जी स्टार्ट कर दूंगा। देख लेना, नहीं होगा, नहीं होगा पॉसिबल तो नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन करना। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।